चलिए 2 दूनी 4 की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम आपके सामने जो खबर रखने जा रहे हैं वो खबर पाकिस्तान के कबूलनामे से जुड़ी हुई है और किस तरह से भारत ने चीनी हथियारों पर अपनी सुपरमेसी साबित की, इस खबर को हम विस्तार से बताएंगे। एक अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने इस मामले में विस्तार से अपने सोशल मीडिया पर तमाम तथ्यों को साझा किया है। किस तरह से पाकिस्तान चीन के सहारे, चीन के हथियारों के सहारे भारत से युद्ध लड़ना चाह रहा था, लेकिन ये सभी हथियार मोथरे साबित हुए और भारत स्काई पर यानी कि आसमान पर निर्विवाद राजा बनकर उभरा है। इस खबर को विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगली खबर के लिए चलते हैं हम हमारे सहयोगी कानपुर रणवीर के पास। तो धन्यवाद विकास। और आज आमतौर पे जो स्टूडियो में बैठ के हम बताते हैं, लेकिन आज हम ग्राउंड पे हैं क्योंकि हम उस शहर में मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और पीएम बहुत बड़ी सौगात देंगे। 47,660 करोड़ रुपए की पीएम आज सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साथ होंगी और ये बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि कानपुर को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं, उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। कानपुर की तस्वीर और तकदीर कैसे बदलेगी, ये पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। वो शहर जो गंदगी के लिए जाना जाता था, उद्योग नगरी होने की वजह से जैसे ही गंगा का तट पार होता था एक अजीब सी दुर्गंध लोगों को यहाँ आती थी। एक ऐसा शहर जहाँ ट्रैफिक खराब था, वो शहर अब बदल रहा है, उसकी तस्वीर बदल रही है। तो बदलती हुई तस्वीर कैसी है, इसकी कहानी आज हम दिखाएंगे। लेकिन वो कहानी दिखाएं उससे पहले जरा चलते हैं प्रभाकर के पास कि प्रभाकर के खजाने में आज क्या है। जी रणवीर, धन्यवाद। और बिहार से भी हम सौगातों की ही बात करेंगे। जैसे कानपुर में 45,000 करोड़ के सौगात की बात कर रहे थे रणवीर, वैसे ही बिहार में आज 50,000 करोड़ की सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज उनका दूसरा दिन था बिहार में और कल पटना में हमने देखा उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद भाजपा के नेताओं के साथ मीटिंग हुई। आज रोहतास में, बिहार के रोहतास में उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया और वो लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाएं थी। और 20 दिन के बाद प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं ऐसी ही कुछ बड़ी परियोजनाएं बिहार के लिए लेकर। तो लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे बिहार का भाग्य का पिटारा भी खुल रहा है और केंद्र सरकार ने अपने खजाने खोल दिए हैं बिहार के लिए। इसका वोटिंग पे क्या असर पड़ेगा, इस सारी चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं मुंबई जितेंद्र दीक्षित के पास। धन्यवाद प्रभाकर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देश भर में पाकिस्तानी जासूसों की धरपकड़ हो रही है। अब तक करीब दर्जन भर जासूस पकड़े जा चुके हैं और उसी कड़ी में महाराष्ट्र के ठाणे शहर से, मुंबई का पड़ोसी शहर है ठाणे, वहां से एक जासूस को पकड़ा गया है। ये जासूस एक प्राइवेट डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था और इसको हनी ट्रैप कर लिया गया था, जिससे कि ये नौसेना से जुड़े हुए कई खुफिया दस्तावेज, कई खुफिया जानकारियां जो है वो पाकिस्तान तक पहुंचा रहा था। तो आज हम इसी खबर पर बात करने वाले हैं, लेकिन आइए वापस चलते हैं विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर एक और आ रही है, सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। बिहार दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की। ये तस्वीरें देखिए आप। वैभव सूर्यवंशी से न केवल मुलाकात की, उनके परिवार के जनों से भी मुलाकात की। उनके पिता और माता भी दिखाई दे रहे हैं। और वैभव सूर्यवंशी हाल ही में आईपीएल के दौरान फास्टेस्ट सेंचुरी मारने के लिए सुर्खियों में आए थे। और अब ये जो मुलाकात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी उभरते खिलाड़ी 13 साल के वैभव सूर्यवंशी से मुलाकात की है। हमारे सहयोगी प्रभाकर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। प्रभाकर, कुछ अपडेट मिल पाया इस मुलाकात में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बात की है वैभव से? जी देखिए, ये जो है ट्वीट जो एक्स पे अभी तुरंत प्रधानमंत्री के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट हुआ है, ये वीडियो और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैभव सूर्यवंशी से मिल रहे हैं, उनके माता और पिता भी साथ में मौजूद हैं। और ये जो स्थान है जहाँ पर इनकी मुलाकात हो रही है, ये पटना का जो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया था, वहीं पर ये मुलाकात हो रही है। तो इन्हें अलग से बुलाया गया था। कल इसकी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई थी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट हुआ है तो उसके बाद ये जानकारी साझा हुई। वहाँ पर बीजेपी के कुछ बड़े नेता मौजूद थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। तो प्रधानमंत्री ने कोई खास अलग बात नहीं की, उन्होंने हौसला बढ़ाया, उन्होंने तारीफ़ की उनके खेल की, वैभव के खेल की।
माता पिता को भी बधाई दी और साथ में उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई भी सहायता की ज़रूरत होगी इसके खेल की प्रतिभा को निखारने में तो उसके लिए जो है सरकार वो हर संभव मदद करेगी और वो साथ में खड़े रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर आपका। तो इस मुलाकात पर हमारी नज़र होगी, हम कोशिश करेंगे इस मुलाकात से जुड़े हुए तमाम डिटेल जो है आपके साथ साझा कर पाएँ। चलिए अब हम 2 दूनी 4 में अपनी मूल खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। हम आपको आज सामने रखने जा रहे हैं उन तमाम भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और युद्ध के समय के तमाम डिटेल्स जो अब एक अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने दुनिया के सामने रखे हैं और इसी डिटेल को हम आपके सामने साझा करेंगे। देखिए, हमें और आपको ये जानकारी है कि भारत पाकिस्तान के बीच 9 और 10 मई की दरमियानी रात को युद्ध जैसे हालात थे और भारत ने उस रात को पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। ये 11 एयरबेस ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए उड़ाए गए थे और सुखोई MKI से ये ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अजरबैजान की यात्रा के दौरान खुद स्वीकार कर लिया कि जब पाकिस्तान सुबह 4:30 बजे नमाज के बाद भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ही भारत ने ब्रह्मोस दाग कर हमें सख्ते में डाल दिया। और हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ इस बारे में क्या लिखते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा है कि भारत ने 1 दशक पहले रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की जो कवायद शुरू की थी उसका असर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में साफ नजर आया है। पाकिस्तान के साथ 4 दिन चली इस जंग में भारत के स्वदेशी निर्मित आधुनिक उपकरणों के आगे चीन निर्मित हथियार बुरी तरह से मात खा गए। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि पाकिस्तान के पीछे से चीन ही भारत के साथ लड़ रहा था युद्ध, क्योंकि चीन ने तमाम वो हथियार जो पाकिस्तान को मुहैया कराए थे वो उसके उन्नत श्रेणी के हथियार थे। ये बात अमेरिकी लेखक और रक्षा विशेषज्ञ जॉन W. स्पेंसर ने अपने एक ताज़ा विश्लेषण में कही है। स्पेंसर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल हथियारों का तुलनात्मक ब्यौरा भी रखा है। उन्होंने लिखा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा आकाश और आकाश तीर जैसी प्रणालियों के आगे पाकिस्तान के JF-17 थंडर और HQ-9, HQ-16 जैसी मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम बेदम साबित हुआ। उन्होंने इससे चीन से यानी कि पाकिस्तान ने इन्हें चीन से हासिल किया था और उसके बावजूद ये चीनी हथियार जो है मौथरे साबित हुए। चीन में इन बने हथियारों का मुंहतोड़ जवाब भारत की देसी यानी कि स्वदेशी तरीके से बनाई हुई मिसाइलों ने और एयर डिफेंस सिस्टम ने दिया है। अब हम आपको आगे बताते हैं कि ये जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी था, इसके बैकग्राउंड में क्या है। देखिए, आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं उससे पहले शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अजरबैजान के दौरे पर हैं। अजरबैजान के दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने ये स्वीकार किया कि जो भारत के हथियार थे उन्होंने पाकिस्तान के भीतर घुसकर हमला किया। और जब आसिफ मुनीर जो कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं और उनको इस युद्ध के बाद प्रमोट करके फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया, उन्होंने रात को उन्हें फ़ोन करके ये बताया कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की कई जगहों पर हमला कर दिया है और हमें भारी नुकसान हुआ है। तो उनकी नींद उड़ गई। पाकिस्तान जब हमले की तैयारी कर रहा था तब उससे पहले भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर उसके सबसे सुरक्षित एयरबेस को भी भेज दिया और वहां पर भी हमला कर दिया। पाकिस्तान हमले की तैयारी करता रह गया और भारत ने उसे भीतर घुसकर मार दिया। हमारे साथ अनिल त्रिगुणायत पूर्व राजनयिक हैं, उनका रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल त्रिगुणायत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जब तमाम विदेशी एजेंसियां, विदेशी रक्षा विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि भारत जो है वो निर्विवाद रूप से आकाश का राजा हो गया है, दक्षिण एशिया में उसने ये अपनी जो बादशाहत है वो इस 2 दिन के युद्ध में ही कायम कर ली है, और जो चीन उसका पड़ोसी है जो कि उन्नत तकनीक का दावा करता था, उसके तमाम हथियार जो है वो मौथरे साबित हुए और भारत के स्वदेशी हथियारों ने पूरे इस रीजन की सुरक्षा को एक तरह से टेक ओवर कर लिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विकास साहब। जब भारत ने इस बात को कहा तब बहुत से लोगों ने उस पर शंका जाहिर की, लेकिन अब जैसा आप जानते हैं कि जिस तरह युद्ध होते हैं उसके बाद में उसका एनालिसिस होता है,
तो अच्छी बात है कि जॉन स्पेंसर ने नामे हुए जाने माने एक विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसका पूरी तरह किया। लेकिन आप इस बात को देख लें कि भारत का जो आत्मनिर्भरता के ऊपर निर्भरता है वो एक बहुत आवश्यक चीज है आज के जमाने में, क्योंकि दुनिया के जो देश सप्लाई करते रहे हैं अब तक, वो हर बात में अपनी एक कंडीशन लगा देते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप स्वयं निर्भर रहें, आत्मनिर्भर रहें। हालांकि सब तरफ आदमी को लेना तो पड़ता ही है कुछ ना कुछ, ले अपने देश में आगे टेक्नोलॉजीज आती हैं, लेकिन भारत ने जिस छोटे से समय में जिस तरह का मैं समझता हूँ वो दिखाया है, ये एक बड़ी एक बात है। दूसरी चीज है कि हमने कभी ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के साथ पैरिटी देख रहा हो भारत, जहां तक हमारे युद्ध नीति का या हमारे इक्विपमेंट का सवाल है। ये बेसिकली क्या है कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज इस रीजन के अंदर में चीन ही है। तो आप पाकिस्तान को चीन के 80 या 81% पूरा जो पाकिस्तान का असला है वो चाइनीज ओरिजिन का है। तो ये इस वॉर में चाइना ने भले ही, उसको एक फायदा ये हुआ है कि उसको पता लग गया कि उसके चीज़ों में क्या कमी है या किस तरह की समस्या है या किस तरह उनको नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ जरूर वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ आगे कोशिश करके इम्प्रूव करेंगे। लेकिन भारत ने डेफिनेटली डिसाइसिवली अपनी सुपीरियरिटी को दिखा दिया और उसको दुनिया को बता दिया कि किस तरह से हम कोई भी चीज़ पाकिस्तान से अगर थ्रेट आएगी, हमें टेररिज्म के रूप में कोई थ्रेट आएगी, तो ना पाकिस्तान ना वो थ्रेट टेररिस्ट को बख्शा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल त्रिगुणायत जी आपका एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। और देखिए, इस वक्त हम आपके सामने वो डिटेल रखते हैं जो अजरबैजान के कार्यक्रम में शहबाज शरीफ ने रखे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने 10 मई की सुबह नमाज के बाद भारत पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन भोर होने से पहले ही भारत ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों पर हमला कर दिया। और ये प्रांत जो है ज़्यादातर जो थे एस्टेब्लिशमेंट थे, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थे और एयर बेसिस थे। पाकिस्तान का ब्रह्मोस खौफ जो है वो शहबाज का दूसरा कबूलनामा भी बयान करता है। 9 मई की रात को भारत ने ब्रह्मोस से अटैक किया। ब्रह्मोस मिसाइल ने, क्या कहते हैं शहबाज शरीफ, ब्रह्मोस मिसाइल ने हमारे एयरबेस को हिट किया है। रावलपिंडी एयरबेस समेत दूसरी जगह भारत का अटैक हुआ है। हम 10 मई तड़के 4:30 बजे हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमारी सारी योजना धरी की धरी रह गई। और पाक के झूठ की पोल जो है वो शहबाज के कबूलनामे ने खोल दी। नूर खान एयरबेस को लेकर उन्होंने कबूलनामा किया और बताया कि यहाँ पर जो उनका सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित एयरबेस का ठिकाना था, वो वहाँ पर भारत ने घुसकर ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए उसको तबाह कर दिया। तो इस तरह से ये जो बातें थीं अब खुलकर सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि इस युद्ध में भारतीय हमलों की ताकत के आगे पाकिस्तान का एयरफोर्स 5 साल पिछड़ गया है। भारतीय हमलों से 5 साल जो पाकिस्तान का एयरफोर्स है वो कैसे फिसला है, कैसे पिछड़ा है, ये खुद जॉन स्पेंसर जो कि मजे हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं। 7 मई की रात 9 आतंकी ठिकाने भारत ने तबाह किए और 9 मई की रात ही कई एयरबेस को भी भारत ने नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर कमजोर साबित हुआ। चीन से खरीदे गए HQ-9 मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट हो गए। लाहौर के पास कई रडार स्टेशन भी भारत ने तबाह कर दिए। भारत के एयर डिफेंस ने उल्टे पाकिस्तान और दुनिया के आगे लोहा मनवा लिया। पाकिस्तान के ड्रोन हवा में ही मार डाले गए। सियाचिन से लेकर नालिया तक ड्रोन भी मार गिराए गए। इसके अलावा पाकिस्तान कमांड कंट्रोल सेंटर भी भारत की मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने तबाह कर दिया। मुरीद, सरगोधा समेत कई एयरबेस ऐसे थे जिनको नुकसान पहुंचाया। मुरीद रणनीतिक दृष्टि से अहम एयरबेस है पाकिस्तान का, और ये हाल हुआ उसका कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट ग्राउंड कंट्रोल के बीच ही उनका संपर्क टूट गया और वो किसी भी हमले को नाकाम करने में नाकाम साबित हुए। अब पाकिस्तान की चाल देखिए किस तरह से नाकाम साबित हुई। जॉन स्पेंसर अपने इस लेख में लिखते हैं कि भारतीय हमलों से पाक एयर कमांड सिस्टम पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो गया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह से फेल हो गई। आखिर में भुलारी एयरबेस जो है उसको भी भारत ने निशाना बना लिया। एक हैंगर के अंदर विमान और पश्चिमी देशों के कई जेट नष्ट हो गए। दूसरे बेस पर रनवे में गड्ढे हो गए और सैटेलाइट तस्वीरें भी इसकी सामने आई और कई घंटों की हवाई संचालन को यहाँ पर बंद तक रखना पड़ा। तो इस खबर को हमने आपके सामने विस्तार से रखा और जॉन स्पेंसर ने किस तरह से पाकिस्तान
और चीन की पोल खोल के रख दी अपने इस लेख के जरिए, और आपका ये जानना बहुत ज़रूरी भी था, इसलिए हमने ये पूरे तथ्य आपके साथ विस्तार से साझा किए हैं। चलिए अगली खबर के लिए हम चलते हैं अपने सहयोगी रणवीर के पास कानपुर। धन्यवाद विकास। मैं इस वक्त कानपुर में हूं और कानपुर को आज बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, और यूं कहूं कि कानपुर को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि 47,660 करोड़ रुपए की सौगात आज पीएम मोदी देंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं कानपुर, वो कानपुर जो गंगा के किनारे बसा है, और वो गंगा के किनारे बसे बनारस से सांसद है। तो आज गंगा के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर की तस्वीर और तकदीर बदलने की कई ऐसी सौगातें दे रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण किसी चीज़ को लेकर है तो वो है कानपुर की मेट्रो में। और मेट्रो में ही मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर अब थोड़ी देर बाद कानपुर को 5 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस मिलने वाले हैं, और इसके साथ ही जो कॉरिडोर 1 का एक्सटेंशन फेज़ है उसकी शुरुआत हो जाएगी। और ये एक्सटेंशन फेज़ क्यों ख़ास है, क्यों कानपुर के लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, और इसके आने वाले जो फेजेस हैं वो भी बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। इस साल के अंत तक जो अंडरग्राउंड फेज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, और कॉरिडोर 1 भी इस साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है, और जो कॉरिडोर 2 का काम है वो अगले साल के अंत तक ख़त्म होगा। तो क्या है कानपुर की इस मेट्रो की खासियत, कैसा दिखता है ये मेट्रो, ज़रा मेरी ही एक रिपोर्ट देखिए, और इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि कानपुर की मेट्रो को लेकर के कानपुर के लोग इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर में होंगे, और कानपुर के लिए एक बहुत बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री 47,660 करोड़ रुपए की सौगात आज कानपुर से देने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ी जो सौगात है कानपुर वासियों के लिए वो है ये मेट्रो प्रोजेक्ट जो आज शुरू हो रहा है। ये कॉरिडोर 1 का एक्सटेंशन फेज़ है, यानी कि कानपुर में पहले 9 मेट्रो स्टेशन चलते थे जो अब बढ़ कर के 14 हो जाएंगे, और 16 किलोमीटर के इलाके में अब 14 मेट्रो स्टेशन होंगे। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड में आप देखिए कि जो पहला फेज़ था जो शुरू हो चुका है वो एलिवेटेड था, यानी कि ज़मीन के ऊपर, पुल के ऊपर मेट्रो चला करती थी। वो आईआईटी कानपुर से मोती झील तक चलती थी, और ये 9 मेट्रो स्टेशन थे। लेकिन अब जिन 5 मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसकी खासियत ये है कि ये बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में बनाया गया एक अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट है, और ये शुरू होगा चुन्नीगंज से और ख़त्म होगा देश के सबसे व्यस्तम रेलवे स्टेशन में से एक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। तो ये अभी 32 किलोमीटर का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें से 16 किलोमीटर का प्रोजेक्ट अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि कॉरिडोर 1 के एक्सटेंशन फेज़ में अब 5 और मेट्रो कानपुर मेट्रो से जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कई पावर प्लांट्स का भी उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें पनकी पावर प्लांट जो 660 मेगावाट का है, साथ ही नेवेली पावर प्लांट वो भी 660 मेगावाट का है, उसका भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के हाथों किया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय में सभा स्थल पर मौजूद होंगे, और यहाँ से बहुत से ऐसी सौगातें हैं जो प्रधानमंत्री के हाथों उसका शुरुआत होगी, चाहे वो उद्घाटन के तौर पर या फिर शिलान्यास के तौर पे। तो अगर कानपुर मेट्रो स्टेशन की बात करें तो ये जो कानपुर मेट्रो स्टेशन है ये अंडरग्राउंड बनाया हुआ एक ऐसा मेट्रो स्टेशन है जो कि बेहद बेहद ख़ास है। एक हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास आपको फीलिंग यहाँ पर आएगी, जिसमें आपको लिफ्ट दिखाई देगा, एलिवेटर्स दिखाई देंगे। ये पूरा मेट्रो स्टेशन एयर कंडीशन है, और इसमें अगर इस मेट्रो कोच की बात करें तो 3 कोचेज़ में कुल 24 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। साथ ही पूरी तरीके से देशी, यानी कि ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई वो मेट्रो है, जिस मेट्रो में एक बार में 765 यात्री आसानी से यात्रा कर सकते हैं। और अगर रेलवे स्टेशन की बात करें तो जब भी कोई इसमें दाखिल होगा तो उसको कानपुर में होने का एहसास कैसे होगा वो दिखाने के लिए ज़रा चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि उसके ऊपर का जो फ्लोर है वो भी बेहद खास है। जब आप मेट्रो के कैंपस के अंदर दाखिल होंगे तो आपको यहाँ की दीवारें काफ़ी आकर्षित करने वाली हैं, क्योंकि ये जो दीवारें हैं यहाँ पर इस इलाके की जो खासियत है उसको उकेरा गया है। तस्वीरों में ये जो मसाले दिख रहे हैं ये यहाँ के बाज़ारों में मिलने वाली एक ख़ास चीज़ है, जिसकी ख़रीदारी करने दूर दूर से लोग आते हैं। साथ ही यहाँ बगल में आपको फूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर फूलों की मंडी है, और इस वजह से यहाँ फूल भी दिखाया गया है। और कानपुर की मिठाइयाँ, जाहिर है इसका नाम बहुत बड़ा है, तो मिठाइयों की भी तस्वीरें उकेरी गई हैं। और यही नहीं, अगर बाकी जगहों पे भी देखेंगे तो इस इलाके में क्या क्या खास मिलता है वो सब
दर्शाया गया है, यानी कि कानपुर की एक ऐसी विरासत जो कानपुर आने वालों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती है, वो मेट्रो में दाखिल होते ही आपको दिखाई देगी। साथ ही जब आप इस मेट्रो परिसर में दाखिल होंगे तो बाहर कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अंदर आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि एयर कंडीशन मेट्रो एक स्टेशन का परिसर है। और ये जो दूर तक आप देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल सारी जो इंटरनेशनल क्लास की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब मेट्रो स्टेशन में मिलने वाली हैं। तो एक बेहद हाई क्लास मेट्रो स्टेशन का निर्माण और साथ ही कई ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनका उद्घाटन पीएम करने वाले हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी में। तो एक बेहद बड़ा दिन, बेहद खास दिन कानपुर के लिए, और न सिर्फ कानपुर बल्कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में कि मेट्रो की क्या खासियत है, और आपको बताएं कि अगर कभी आप कानपुर आइए तो वो जो कानपुर बदला हुआ है उसको एहसास करना हो तो इस अंडरग्राउंड मेट्रो में ज़रूर आइएगा, क्योंकि ठंडी ठंडी सी यहाँ हवा भी मिलेगी और एक वर्ल्ड क्लास आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखेगा। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री पहुँचने वाले हैं चंद्रशेखर आज़ाद विश्वविद्यालय, मुख्यमंत्री साथ होंगे, गवर्नर साथ होंगी, और वहाँ मंच पर चढ़ने के बाद जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे तो यहाँ पर वो मेट्रो चलेगी जो अंडरग्राउंड है, और इसके साथ ही 5 मेट्रो की सौगात यहाँ पर कानपुर को मिलने वाली है। साथ ही कई पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं और कई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसका प्रधानमंत्री अगले कुछ मिनटों में उद्घाटन करने वाले हैं, और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसका शिलान्यास हो रहा है, और आने वाले कुछ महीनों या सालों में वो प्रोजेक्ट्स जब बनकर तैयार होंगे तो एक और विकसित उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई देगी। तो उत्तर प्रदेश की तो विकसित तस्वीर हमने देखी, लेकिन बिहार कैसे बदल रहा है, ज़रा ये कहानी समझने के लिए चलते हैं पटना। प्रभाकर हमारे साथ है। प्रभाकर, बताइए, पीएम तो वहाँ 2 दिन थे, क्या क्या मिला बिहार को और क्या बिहार के लोग चाह रहे हैं? जी धन्यवाद रणवीर। और जैसा आपने बोला कि प्रधानमंत्री यहाँ 2 दिवसीय दौरे पर थे और आज उनका दूसरा दिन था, और आज उन्होंने, केंद्र सरकार ने लगभग पिटारा सा खोल दिया बिहार के लिए। 50,000 करोड़ के आसपास की परियोजनाओं को ज़मीन पर उतारा गया, जिसमें कि रेल की परियोजनाएं हैं, पावर प्रोजेक्ट्स की परियोजनाएं हैं और साथ में सड़कों का जाल है। तो काफ़ी बड़े परियोजनाएं हैं, और एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब जो रोहतास और भोजपुर का जो इलाका है, वो इलाका जहां पर पिछले चुनाव में एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया था, ये लगभग सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं वो उसी इलाके में उतारी गई। 2 दिवसीय दौरे पे थे प्रधानमंत्री, और कल उन्होंने पटना में रोड शो किया, उसके बाद भाजपा के नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई, और आज उन पर उन्होंने परियोजनाओं का न केवल उद्घाटन किया बल्कि उसी मंच से वो लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पे काफ़ी बरसे। उन्होंने तीखा हमला किया उस परिवार पे, और आज जो वहाँ पर जो सभा स्थल थी वहाँ पे खासी तैयारी की थी। अमूमन प्रधानमंत्री की जब आप रैली देखेंगे, सभा देखेंगे, तो उसमें प्रधानमंत्री सीधे तौर पे स्टेज पे आते हैं, लेकिन आज की रैली में जो अलग था, आज की सभा में जो अलग था, उसमें अब हमने देखा कि प्रधानमंत्री साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। वे एक खुले जीप में थे, सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, विजय सिन्हा थे, वो एक खुले जीप में थे, और लोगों के बीच से वो जीप निकलते हुए आई। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री वो मंच तक गए, तो लगभग वो 200 मीटर का वो फासला था जो दोनों तरफ लोग भरे हुए थे। पंडाल के बीच से वो खुली जीप में प्रधानमंत्री आए, वो मंच पे फिर गए, और उसके बाद से उन्होंने परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया और साथ में लालू परिवार पे बिखरे भी। तो इस पे ज़्यादा चर्चा करें, विस्तार से चर्चा के लिए रामकृपाल सिंह हैं हमारे साथ में, बहुत ही वरीय पत्रकार हैं, जाने माने नाम हैं, और देश की जो राजनीति है उसके नब्ज पे इनकी हाथ रहती है। तो उनका स्वागत है सर, आपका स्वागत है शो में। सबसे जो पहला सवाल हमारा ये है कि जिस तरीके से घोषणाओं की और परियोजनाओं का पिटारा बिहार में खोला गया है, हमने देखा आज लगभग 50,000 करोड़ के आसपास की परियोजनाएं हैं, और 20 दिन के बाद फिर से प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर, और फिर कुछ नई परियोजनाओं को यहाँ लॉन्च किया जा रहा है। तो क्या बिहार का किस्मत इसलिए खुला हुआ है क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले हैं? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है रामकृपाल जी? जी रामकृपाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या आप? हाँ, अभी आ गई। जी बताएं। जी,
जी मेरा सवाल आपसे ये था कि आज प्रधानमंत्री ने बिहार में लगभग 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, बिहार को सौगात दी एक तरह से। आज से 20 दिन के बाद वो फिर आने वाले हैं और फिर लगभग काफ़ी बड़ी परियोजनाओं को बिहार को समर्पित करने वाले हैं, यानी कि बिहार में शुरुआत करने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि बिहार का किस्मत इसलिए खुला हुआ है क्योंकि यहाँ चुनाव है, इसलिए केंद्र सरकार हमारे ऊपर ज़्यादा मेहरबान है? देखिए, ये तो सही है कि चुनाव तो है, और अब जो कुछ भी होगा उसे चुनाव से जोड़ के ही देखा जाएगा। वो कम से कम विपक्ष के लिए तो हर बात बिहार चुनाव के संदर्भ में ही कही जा रही है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, कुछ भी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जब विदेश से लौटे थे, जब 22 तारीख को जो पहलगाम में हुआ था, उसके बाद जिस तरह से वो पहली बार बिहार पहुंचे थे, उसके बाद और सार्वजनिक सभा में जो उन्होंने कहा था, जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ देश के लिए नहीं, दुनिया के भी सुनाया था। अंग्रेजी में भी उन्होंने बातें कही थी। दो ही बात कही थी कि हम आतंकवादियों और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को बख्शेंगे नहीं, और ये उन्होंने पूरा किया। और जब बिहार में आज पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आप देखिए, वो उन्होंने उसका उल्लेख किया। और लेकिन मैं एक चीज आप ध्यान दीजिए कि अभी जब प्रधानमंत्री जी बिहार से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं, तो हवाई अड्डे पर ये जो सारी सौगातें दी, विकास की चीजें की, लेकिन वहां वो वैभव सूर्यवंशी और उनके परिवार से मिले। याद कीजिए, इसके पहले गुजरात में गए थे तो सोफिया और उनके परिवार से मिले थे। कहने का अर्थ यह है कि मोदी जी के लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, वो पूरे एक देश के परिवेश में सोचिए, कहाँ आईपीएल में उस लड़के ने 14 साल के बच्चे ने इतना बनाया। तो आप देखिए, एक मोदी जी का जो एक विशाल, मतलब जो उनका हर चीज, वो देश के मिजाज को, अगर कोई खिलाड़ी है तो उस पर भी उनका फोकस है। पाकिस्तान तो जी रामकृपाल जी, हम इस पे चर्चा जारी। जी रामकृपाल जी, मैं आपको रोकने के लिए बीच में माफ़ी चाहता हूँ, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन अभी एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार सरकार ने 3 आयोग जो हैं उनमें रिक्तियां भरी हैं। उच्च जाति आयोग, माइनॉरिटी आयोग और पिछड़ा आयोग जो है, तीनों में जो रिक्तियां थी, यानी उनके अध्यक्षों को नियुक्त किया है। और ये घोषणा प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर थे उस समय किया गया है, क्योंकि ये बहुत दिनों से रिक्तियां पड़ी हुई थी और भाजपा और जदयू आपस में सुलझाने की कवायद में लगे थे कि कौन सा आयोग किसके कोटे में जाएगा और कौन उसे संभालेगा, किसे उसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो लगता है कि ये मसला भी प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान सॉल्व कर लिया गया है। जो सवर्ण आयोग है उसके महाचंद्र सिंह जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। उसी तरह से जो पिछड़ा आयोग है और महादलित आयोग है, इसमें भी जो नियुक्तियां हैं, माइनॉरिटी जो आयोग जो है उसकी भी नियुक्ति की गई है। तो 3 से 4 आयोग जो हैं, जो कि बहुत दिनों से मामला जिसका अटका हुआ था, उसे बिहार सरकार ने वो रिक्तियां भर दी हैं और उसमें भाजपा और जदयू दोनों के कोटे से नाम गए हैं। तो ये मामला जो हाईएस्ट लेवल पे सॉल्व किया जाना था, लगातार इसकी कवायद हो रही थी कि कौन सा आयोग किसके कोटे में जाएगा। तो अब चुनाव से पहले इन आयोग की रिक्तियों को भर दिया गया। चलिए, ये वापस से हम अपने जब पुराने जो बातचीत है उस पर लौटे, प्रधानमंत्री के दौरे की बात करें। उससे पहले सर ये लगता है, देखिए जो ये आयोग है, अमूमन रामकृपाल जी आप तो जानते हैं कि जो आयोग है इसमें 3 साल का टेन्योर होता है। तो आपको लगता है कि जो लोग भी वेटिंग लिस्ट में थे, क्योंकि अब तो 3 महीने से 4 महीने के बाद चुनाव है, तो इतना लंबा ये मामला लटका रहा और प्रधानमंत्री को आना पड़ा या प्रधानमंत्री से बातचीत या उस लेवल पे बातचीत के बाद ये मामला सुलझा, क्योंकि बहुत दिनों से ये सारी रिक्तियां पड़ी हुई थी। जी देखिए, जिस तरह की राजनीति बिहार में होती रही है, अभी तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा था, कहीं न कहीं ये तो था कि अपर हैंड एनडीए का बिहार में दिखाई दे रहा था। अब जो कुछ भी इधर हाल की घटनाएं हुई हैं,
इंडिया पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट है आप आगे चल के। और एक चीज, जैसा कि उन्होंने रैली में याद कीजिए कि किसका किसका नाम लिया, अंबेडकर का, कर्पूरी ठाकुर का, और जितने भी इस तरह के लोग हैं वहां, सब उन्होंने बहुत सम्मानजनक ढंग से नाम लिया। तो मोदी का एक जो फोकस है वो उस पर होता है कि सबका साथ सबका विकास। जहां भी कोई पिछड़ा है, चाहे वो सवर्ण में हो, चाहे वो पिछड़ों में हो, दलित में हो, जहां भी, तो वो उनका एक जो हमेशा से रहा है अनटू दिस लास्ट, उस अंतिम व्यक्ति को जो हाशिए पर रह गया है उसको केंद्र में ले आना है। तो मैं समझता हूं कि ये जो बहुत बड़ा मैसेज है, देखिए विकास की जो योजनाएं हैं, निश्चित रूप से इतने सालों में बिहार बहुत बदला है। नीतीश जी को चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन नीतीश जी ने बहुत बड़ा बदलाव किया। और एक महिलाओं का जो एक तरह से कहते हैं कि उनको जो उन्होंने एक सम्मान दिलाया समाज में, जिस तरह से बिहार में लड़कियां साइकिल चलाती हुई, आज से नहीं बहुत पहले से। जी जी बिल्कुल, आपकी जी आप जी इसमें देखिए, ये आपकी बात मैं बिल्कुल समझ गया। और ये जो आयोग थे, इसमें अमूमन जो होता है कि जो बड़े नेता होते हैं, जो हाशिए पर होते हैं या चुनाव हार गए होते हैं, उन्हें एकोमोडेट किया जाता है, उन्हें एक इज्जत और प्रतिष्ठा दी जाती है। और ऐसे बहुत सारे आयोग हमने देखा है कि अमूमन जितने भी आयोग हैं उसमें जो अध्यक्ष या सदस्य जो बनाए जाते हैं वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं। और इसमें जो भी सत्तारूढ़ दल होते हैं वो अपने कोटे के हिसाब से उस पर दावा करते हैं। बहुत दिनों से ये मामला अटका पड़ा था, लेकिन अच्छी बात यह है कि चुनाव से 4 महीने पहले लगभग इसे सुलझा लिया गया। इसका जो दूसरा पहलू ये है कि इसमें प्रधानमंत्री जब पटना में मौजूद थे, बिहार में मौजूद थे, तब इसकी घोषणा की गई है। रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं आगे इस बातचीत को जारी नहीं रख पा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरी खबरों के लिए चलिए मुंबई का रुख करते हैं, जितेंद्र के पास। धन्यवाद प्रभाकर। और अगर मुंबई की बात करें तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर के अलग अलग राज्यों से पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं। अब तक करीब दर्जन भर जासूस पकड़े जा चुके हैं। और इसी कड़ी में मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे से भी हाल ही में एक जासूस को पकड़ा गया है। इसका नाम है रविंद्र वर्मा। अब रवि वर्मा नाम का ये जो जासूस है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये एक प्राइवेट डिफेंस इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था और 27 साल इसकी उम्र है। पिछले साल फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में बैठे 2 एजेंटों ने इससे संपर्क किया, इसको हनी ट्रैप किया। दरअसल उन्होंने अपना परिचय जो है महिला के तौर पर दिया, खूबसूरत सी तस्वीरें लगाकर अपनी फेसबुक की फर्जी प्रोफाइलें तैयार की और इससे संपर्क किया। इसने क्या किया था, इसने अपने फेसबुक अकाउंट में अपना परिचय ये डाल के रखा था कि ये भारत के मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में काम करता है। तो इससे उनको पता चल गया कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसको कि नेवी वगैरह की जानकारी रहती है। तो उन्होंने इससे हनी ट्रैप लगाकर इससे संपर्क किया, इससे जान पहचान बढ़ाई और ये जताया कि उन लोगों को वॉरशिप्स के बारे में इंटरेस्ट है, पनडुब्बियों के बारे में इंटरेस्ट है। इस तरह से इससे बातचीत शुरू की और पहले जो बातचीत फेसबुक पर शुरू हुई थी वो फिर बाद में व्हाट्सएप पर आ गई और बातचीत के जरिए इससे कई सारी जानकारियां भारतीय नौसेना के बारे में और जो नौसैनिक गोदीवाड़ा है, जो नेवल डॉकयार्ड है, उससे जुड़ी जानकारी, वहां पर किस तरह के वॉरशिप्स हैं, कितने वॉरशिप्स जो है चालू हालत में हैं, कितनों की मरम्मत हो रही है, कितने सर्विसिंग के लिए गए हैं, किस तरह की पनडुब्बियां हैं और जो अपग्रेडेशन हो रहा है नेवल डॉकयार्ड का, इस तरह की तमाम अहम जानकारियां इससे उन्होंने हासिल की। और ये सारा सिलसिला चल रहा था पिछले साल नवंबर 2024 से। तो यही शख्स अब महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में आया है। इसको एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया और इसको अदालत में पेश करके 2 जून तक इसकी कस्टडी ली है और इससे पूछताछ की जा रही है और तमाम दूसरी एजेंसियां भी जो रक्षा से जुड़ी हुई हैं वो भी इससे पूछताछ कर रही हैं कि इसने आखिर किन किन तरह की जानकारियों को कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि ये जिस कंपनी में काम करता था उसकी वजह से इसे एक पास मिला हुआ था जहां पर ये प्रोहिबिटेड इलाकों में भी जा सकता था, जहां पर आम नागरिक नहीं जा सकते। तो ऐसी जगह पर इसको एक्सेस मिला हुआ था और वहां पहुंचकर ये कई खुफिया जानकारियां भी पाकिस्तान पहुंचा रहा था।
तो अब इन तमाम आरोपों की जांच हो रही है और हमारे सहयोगी पारस दामा ने इस शख्स की मां से बातचीत की। मां ने अपने बेटे को तो बेगुनाह बताया, लेकिन बातचीत करते हुए उसने इस बात की तस्दीक भी कर दी कि उसके बेटे को हनी ट्रैप किया गया था। पाकिस्तान से कुछ महिलाएं अपनी तस्वीरें भेज रही थी इस शख्स के मोबाइल पे, वर्मा के मोबाइल पर। सुनिए क्या कहा उसकी मां ने। महाराष्ट्र एटीएस ने कल मुंबई के सटे थाने से कलवा में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर इल्जाम है कि वो पाकिस्तान को भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे रहा था और पाकिस्तान के 2 जासूसों को भारतीय नवल डॉग की सारी जानकारी दे रहा था। इस संदर्भ में हमसे बात करने के लिए रवि वर्मा की माताजी हैं। रवि को एटीएस ने गिरफ्तार किया गया है। नहीं दे रहा था, सारा उल्टा बोलते हो, बच्चा हमारा नहीं दिया। ये जहाँ से मैं फंस गया मेरा बेटा, वीडियो कॉल वो फेसबुक से नंबर निकाली, वो लड़की फेसबुक से नंबर निकालने के बाद ये पूरी शरीर दिखा रही है। कौन सा लड़के लोग ऐसे नहीं होंगे, ये बताओ हमको। हमारा लड़का ये काम नहीं करता है, ये बचपन से ये पढ़ा लिखा लड़का है। 12-13 पढ़ाई, म्यूनसिपालिटी में पढ़ाई, इधर भी हमारी कैपेसिटी नहीं है। बिगाड़ी काम करके मैं पढ़ा लिखाती है। इधर सबको मालूम है ये औरत कितना मेहनत करती है, हमारे आदमी बराबर नहीं है। शराबी है, 2 दिन रहेंगे तो 4 महीना उधर बाहर रहेंगे, दारू पी के लौटेंगे रोड के पर। हमारा गाँव आज अयोध्या है, हमारा गाँव इधर का नहीं, इधर है बम्बई में। हम अभी लिए घर मेहनत करके लिए, मट्टी का काम करके, सब मिस्त्री के हाथ के नीचे बिगाड़ी काम करके मैं ली। ये बताइए रवि काम क्या करता था? रवि कहाँ काम करता था? काम बहुत जगह किया रवि। स्विगी में काम किया, फिर बाद में गारमेंट में काम किया, छोटा से मोबाइल का दुकान था इधर चेरोस बिरोस का मोबाइल का दुकान। अभी कहाँ काम करता था? अभी इधर नेवी में नवलडाग में काम कर रहा था। अभी नेवी में हेल्पर ही कर रहा था, बस। कितने समय से काम कर रहा था वो वहाँ पर? 5 साल से हुआ। मैं पढ़ा हो रहा तुम, मुझे ऐसा लगता है 5 साल से हुआ है। रवि ने क्या पढ़ाई की हुई है? रवि ने 12 की 13 पढ़ाई की है बच्चे मेरा। ये जो उस पे इल्जाम लगे हैं कि वो पाकिस्तान को सारी जानकारी भेज रहा था और सबूत भी जो है ऐसे सामने आए हैं उसके खिलाफ, तभी महाराष्ट्र एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया है। क्या कहेंगे आप? अब क्या कहेंगे, अभी आप ही लोग माँ बाप है, मोदी माँ बाप है। हमारी बेटा एक ही है, इसको कैंसर हो गया, ये बेटा मर चुका है, हमारा कैंसर हो के मर गया। रवि ने कुछ नहीं किया, मतलब आपका कहना है? मेरा बेटा कुछ नहीं किया, मेरा बेटा निर्दोष है। बड़ा ही दुखद है। आपने सुना कि किस तरह से एक मां ने अपने बेटे को गरीबी झेलते हुए पढ़ाया लिखाया और किस तरह के हालातों में उसको बड़ा किया, लेकिन आज बेटे के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने देश के साथ गद्दारी की, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया और हमारी नौसैनिक जानकारी को दुश्मन देश तक पहुंचा रहा था। और ये मां उस बात की तस्दीक भी कर रही है कि वहां से वीडियो कॉल्स आते थे, उसको हनी ट्रैप किया गया था। इस बातचीत के जरिए जो पारस दामा ने की, उससे इस बात की तस्दीक भी हो रही है। हमारे साथ पारस दामा मौजूद हैं, उनसे आइए जानते हैं इस खबर से जुड़ी हुई आगे की जानकारी, किस तरह का अपडेट है। पारस, ये बताइए कि कस्टडी में ले लिया है महाराष्ट्र एटीएस ने इस शख्स को, रविंद्र वर्मा को, इससे पूछताछ में क्या कुछ और निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जैसे ही इस बारे में मुंबई एटीएस को, महाराष्ट्र एटीएस को जानकारी मिली थी, महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में कार्रवाई करना शुरू कर दिया था। इस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर जो है बहुत सारी जानकारियां सामने आ रही हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि ये व्यक्ति जब पाकिस्तान इंटेलिजेंस से बात कर रहा था उनके समय जो है उसने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो भारत की क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन थी, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण था कि ये नवल डॉकयार्ड में काम करता था एज ए जूनियर इंजीनियर। जब वे वहाँ पर काम कर रहा था तो उसको अंदर एक्सेस था, क्योंकि वो एक प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रहा था और प्राइवेट कंपनी ने एक्सेस लेके रखा था क्योंकि वो नवल डॉकयार्ड के अंदर जाके काम करता था। तो जब नवल डॉकयार्ड के अंदर जाता था तो फ़ोन जो है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से बाहर रखा जाता था, मगर जिस तरीके से 2 व्यक्ति उससे बात कर रहे थे जिसने इसको हनी ट्रैप किया था, एक थी प्रिया नाम की व्यक्ति जो कि प्रोफाइल प्रिया नाम से बनाया है, दूसरी है स्प्रीत नाम की व्यक्ति।
प्रिया नाम की व्यक्ति ने इसको ये कहा था, जो आरोपी है उसको, कि उसको जो सबमरीन्स हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए, वो उस पर आगे काम करना चाहती है और इसी के लिए उसको जानकारी चाहिए। और दूसरी जो व्यक्ति जिससे ये बात करने की कोशिश कर रहा था, स्प्रीत, वो कह रही थी कि उसका एक प्रोजेक्ट है जो कि सबमरीन्स के इर्द गिर्द घूमता है और इसी के लिए उसको जानकारी चाहिए कि इसकी बनावट कैसी होती है, क्या अपडेट्स होते हैं, क्या कुछ नहीं होते हैं। ये आरोपी जो रवि वर्मा के नाम से जाना जा रहा है, वो नवल डॉकयार्ड जाता था, जिस बोट्स पे वो काम करता था, जिस सबमरीन्स पे वो काम करता था, वो सारी जानकारी वो याद कर लेता था। याद करने के बाद जब काम खत्म करके वो नवल डॉकयार्ड के बिल्कुल पारस, तो कुल मिलाकर प्रिया के प्यार में ये गद्दार हो गया, इस तरह का आरोप है इसके ऊपर। हमारे पास समय काफी सीमित है, इस खबर पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अब आइए वापस चलते हैं विकास के पास। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित आपका। तो हमारे 4 सहयोगी आपको अलग अलग इलाके से, यानी कि मुंबई, पटना, लखनऊ, आज लखनऊ के बजाय कानपुर से रणवीर थे। हमने आपको 4 देश की अलग अलग खबरें दिखाई। 2 दूनी 4 में भी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।